नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को नीमच टुडे की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की शुभकामनाएं संदेश। नीमच जिले के सभी सम्मानीय नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए आप हम राष्ट्र के इस पावन पर्व को पूर्ण हर्ष और उल्लास से मनाएं एवं राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लें। गणतंत्र दिवस की सभी नीमच वासियों और देशवासियों को सीटीसी और हम सभी की तरफ से सीआरपीएफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। नीमच वासियों को, देशवासियों को हमारा 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। निश्चित ही भारत ने एक लंबा सफर तय किया है और आज जो ये भारत है इसका भविष्य और उज्जवल है, ये मन में हम सबको विश्वास है, क्योंकि लगातार प्रगति की पथ पे हम लोग अग्रसर हैं और सब साथ में मिलकर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने देश को नई दिशा दिखाई है और स्वच्छता के साथ साथ, संस्कारों के साथ साथ, सम्मान के साथ साथ सुरक्षा जो है वो देश की बड़ी है। मन में अत्यंत प्रसन्नता भी है और बहुत अच्छा सकारात्मक भाव भी है कि जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, निश्चित ही हम आए दिन नए आयाम को छू रहे हैं और सफलता के साथ साथ संस्कारों को भी सहेज रखा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को मैं मेरी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस एक पंच परिवर्तन लाता हुआ गणतंत्र दिवस है। ये संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान बनता हुआ गणतंत्र दिवस है। निश्चित देश अपनी संस्कृति को संजोए हुए आधुनिकता के साथ में आगे बढ़ रहा है। देश अपने इतिहास पर गर्व करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देश अपने स्व के भाव को जागृत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैं इस गणतंत्रता दिवस की सभी प्रत्येक नागरिक को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी ओर से अपने जीवन के अपने कामों को करते हुए देश के लिए क्या कर सकते हैं, हर दिन उस संकल्प को मन में धारण किए करें। ऐसी ही मैं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी से आग्रह करता हूं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर सभी सामाजिक बंधुओं को एवं सभी समस्त लोगों को हार्दिक बधाई। आइए सुनते हैं शौर्य की कहानी शौर्य चक्र विजेता की जुबानी। कुख्यात नक्सलाइट हिडिंबा के गढ़ में भिड़ गए थे नीमच सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल। घायल होने के बावजूद उन्होंने डटकर मुकाबला किया और कई नक्सलाइट मार गिराए। उनके इस वीरता और अदम्य साहस के लिए भारत की राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नीमच सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल कुख्यात नक्सलाइट हिडिंबा के गढ़ में वीरता और साहस का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के कैंप स्थापना के दौरान नक्सलाइट अटैक का जमकर जवाब दिया। घायल होने के बावजूद डटे रहे और नक्सलियों को मार गिराया। उनकी इस वीरता और अदम्य साहस के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया। वर्तमान में राजेश पांचाल नीमच सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज सीटीसी में सहायक कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं और देश के लिए वीर जवानों को तैयार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नीमच टुडे पर देखें और सुने शौर्य वीरता की कहानी शौर्य चक्र विजेता राजेश पांचाल की जुबानी। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम आपको हमारे विशेष बुलेटिन में एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि हमारे क्षेत्र के नीमच के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं। और सबसे बड़ी और गौरवमयी बात यह है कि आप शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। हमारे बीच नीमच सीआरपीएफ के सीटीसी के सहायक कमांडेंट श्री राजेश जी पांचाल साहब। पांचाल साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप नीमच से लगे हुए क्षेत्र के हैं और आपने जो गौरवमयी काम किया है उससे सीआरपीएफ का तो सीना चौड़ा हुआ ही है, साथ ही देशभक्ति के लिए भी आप लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, बेसिकली आप है कहाँ थे? धन्यवाद। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि नीमच से लगा हुआ ही है, जी जी। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ और नीमच से, क्योंकि नीमच से ज्यादा दूर नहीं, विदिन 100 किलोमीटर के अंदर ही ये क्षेत्र पड़ जाता है हमारा। तो सर, ये सीआरपीएफ में आप जो तैयारी आपके मन में इस छात्र लाइफ से ही सपना था कि मुझे सीआरपीएफ में ही सर्विस करनी है, या सेना में जाना है, या परिवार में कोई और था? एक्चुअली सही में ये होता है कि हमारे तरफ का जो भी क्षेत्र है उसमें सैन्य सेवा क्षेत्र को बहुत
सही नहीं समझा जाता। युवा जो भी होते हैं वो सैन्य सेवा में नहीं जाना चाहते, परिवारजन नहीं भेजना चाहते हैं। जी। तो मुझे बचपन से ही इस तरह का था कि कुछ अलग करना है। जी। तो इसलिए मेरा ज्यादातर झुकाव सैन्य सेवा क्षेत्र में ज्यादा रहा है। जी, जी। परिवार में और कोई है सदस्य? नहीं, हमारे परिवार में कोई भी सेना में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ अभी। जी, जी। आइए सर, आइए बैठ के बात करते हैं, प्लीज़। जी, जी। सर, सीआरपीएफ में आप किस पद पर नियुक्त हुए थे और किस तरह से इस सेवा की शुरुआत हुई? मैंने यूपीएससी 2009 एग्जाम पास किया और मैं सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती हुआ था। सहायक कमांडेंट के पद पे। ये कौन से वर्ष की बात है? ये 2010 में मैंने एग्जाम को पास आउट किया था, यूपीएससी के द्वारा दिए जाती है। तो सीआरपीएफ को कहते हैं कि सीआरपीएफ की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो आर्मी के बराबर होती है। बड़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग माना जाता है। किसी भी सेना या सेवा का जो भी सैन्य जो क्षेत्र होता है, उसमें जवान से लेकर के जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वो लगभग एक ही स्तर की होती है। बनिस्बत बस थोड़ा-सा अंतर ये रहता है कि क्योंकि उनको अलग-अलग अपने जो जिम्मेदारियाँ होती है, उसके अनुसार उनको तैयार किया जाता है। और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा क्योंकि इसको कठिन परिस्थितियों में हमें मानसिक संतुलन और हमारा शारीरिक जो है, वो सही व्यवस्थित रखना होता है। इस कारण ये कठिन ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता ही होती है। जी, जी। इसी दौरान सर आप अभी कहाँ-कहाँ पदस्थ रहे? मैं आंध्रा, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड में भी रहा और गुजरात में भी रहा और अभी नीमच में हूँ। जी, जी। एक शौर्य चक्र हमारे देश का एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो सैनिकों को दिया जाता है, उसी श्रेणी का है। और उसके लिए आपने जो नक्सलाइट इलाका है, वहाँ पर सेवा दी। क्या घटनाक्रम रहा सर, थोड़ा-सा बताइए? ऐसे जो शौर्य चक्र है, वो शांतिकाल के दौरान पुलिस और सैन्य सेवा क्षेत्रों में जो वीरता का और अदम्य साहस और वीरता के लिए जो चुने जाते हैं जवान, उनको दिया जाता है। चक्र सीरीज का है और हमारा जो शौर्य चक्र मिला था हमें, उसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो कि काफ़ी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र था, अति संवेदनशील क्षेत्र था, जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में आता था। उसमें हमने वहाँ पर एक कैंप स्थापना कर रहे थे। उसके दौरान हमारी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई थी। उस दौरान कितने नक्सली थे सर वो? उनकी संख्या लगभग 300 से 400 के लगभग थी। अच्छा। उन्होंने हम पर अचानक हम कैंप स्थापना के लिए गए हुए थे जी। और हम अपने हम अपने चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे थे उस कैंप की जी। और उन्होंने हम पर अचानक हमला बोला। फायरिंग की थी या बम फेंके थे या क्या हुआ था? उसमें दोनों किया था। वो अपने खुद के बनाए हुए उनके बीजीएल बोलते हैं, उन्होंने गोले दागे थे हम पर काफ़ी मात्रा में भारी गोलाबारी और राइफलों के द्वारा भी हम पर उन्होंने अटैक किया था। अच्छा, अच्छा। तो सर वो लोग कितने 300-400 लोग थे और सीआरपीएफ के कितने? सीआरपीएफ भी हमारा भी पूरा फैला हुआ था। हमारी भी काफ़ी कोबरा की कंपनी थी, सीआरपीएफ की कंपनी थी। आप उस समय बटालियन में, कोबरा बटालियन में? हाँ, उस वक़्त में सीआरपीएफ का एक विशेष दस्ता होता है जिसको हम कोबरा बोलते हैं। जी, जी। उस कोबरा में मैं नियुक्त था उस टाइम। अच्छा, अच्छा। तो ये जो घटनाक्रम मतलब पहले अपन को इससे इंटीमेशन मिल गई थी कि अपन ये जो कैंप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं नक्सलाइट हमला होगा, इससे निपटने के लिए एकदम तैयार रहते थे? हाँ, क्योंकि हमारी जो उस टाइम में जहाँ पर भी स्थापित हुए थे, तो वो एक बहुत अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है नक्सलवाद के हिसाब से। तो वहाँ पर जो भी हमारी टीम है या जो भी जवान जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, वो माना ही जाता है कि वो अति संवेदनशील क्षेत्र था। और वहाँ पर जो कैंप स्थापना हुई थी, जो कि वो गाँव पहले से ही काफ़ी नोटोरियस था, क्योंकि उसी के आस-पास जो नक्सल के हिडमा और जो मेन लीडर अभी जिसका ऑपरेशन में उसके घर के पास में वही उसका नेटिव प्लेस ही था। वहाँ पर उसके आसपास में हमने कैंप स्थापना की थी। तो सर उन्होंने क्या बम फेंके तो फायरिंग की थी? उन्होंने फायरिंग भी हुई थी, गोली जो कि राइफलों के द्वारा फायरिंग भी हुई थी और बम भी उन्होंने दागे गए थे उनके अच्छा। लॉन्चर के द्वारा उनके। तो सीआरपीएफ के कितने जवान कैजुअलिटी हुई थे? उसमें सीआरपीएफ के हमारे 3 जवानों के शहीद हुए थे, जिसमें 2 कोबरा के जवान थे और 1 सीआरपीएफ का जवान शहीद हुए थे। 3 जवान शहीद हुए थे उसमें। और नक्सलाइट में? नक्सलाइट में उन्हें भी काफ़ी क्षति पहुँचा था क्योंकि हमारी जो टीमों के द्वारा बहुत अच्छा सामना किया गया था। लगभग ये 3 से 4 घंटे की लगभग जो लड़ाई हुई थी, वो उनके गढ़ में ही हुई थी। तो ये पहला ऐसी बार था कि जब नक्सलियों की जो पीएलजीए बोली जाती है, उस लड़ाई के साथ हमारी आमना-सामने की जो मुठभेड़ हुई थी, वे बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के आए थे और इस 3 से 4 घंटे की जो हमने लड़ाई लड़ी, उसमें हमारी टीम ने बहुत ही साहस
और वीरता का परिचय दिया, डट करके उनका मुकाबला किया। तो उसमें उन्होंने बाद में बताया कि खुद नक्सलाइट ने ये रिवील किया कि उनको भी क्षति पहुंची थी, काफी उनके 30 से 40 लोग घायल भी हुए थे और बाकी भी उनका था कि हमारे हिसाब से उनके 8 से 10 से 12 जवान और उनके भी शहीद हुए थे, मारे गए थे, सॉरी शहीद। आपके सर ये हाथ में ये गोली का निशान है कि ये उसी दौरान का है? हाँ, ये मुझे हाथ में जब गोली लगा था हाँ। और उसका फिर ये बाद में सर्जरी हुआ तो ये वो उसी का निशान है। अच्छा, ये उसी का निशान रह गया। तो अभी और ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ था उसको ड्रिल आप कर रहे थे कि आपकी पूरी कमांडो जो टीम थी उसमें? नहीं, मैं उसमें एक टीम का एक कमांडर था, मैं एक टीम कमांडर के तौर पर एक काम कर रहा था। एक कंपनी में मैं एक टीम के तौर पर था, बाकी वहाँ पर कमांड करने वाले काफ़ी और हमारे सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे वहाँ पर। जी, जी। तो ये जो नक्सलाइट हमला हुआ और उस पर अपन ने जो विजय फतेह की, उस पर आपको ये चक्र दिया है? हाँ, उसमें क्योंकि वो एक बहुत ही कुख्यात लीडर का गाँव था और उसमें जो भी इडमा का गाँव के पास में था और उसमें वहाँ पर पहले भी कई इंसिडेंट हो चुके थे, काफ़ी जवानों ने वहाँ पर शहादत दी थी। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर क्योंकि आपने जान ही रहे हैं कि अभी नक्सलवाद का अंत करने के लिए जवानों को वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि सीआरपीएफ वहाँ पर कैंप लगाती है। वो कैंप से जो भी मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, वो ग्रामीणों को पहुँचाई जाती है। अन्यथा वहाँ पर वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो कि सरकार और उसके विरुद्ध होती है। तो आम जनता जिसको इस बात की समझ नहीं है, तो इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए वहाँ पर कैंपों की स्थापना की जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर और उन्हीं कैंप का कार्य क्या रहता है? बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो नक्सलाइट है उनको वहाँ के स्थानीय लोगों का सपोर्ट रहता है ज्यादा। इसका क्या मेन कारण है? कारण क्योंकि वहाँ पर वे लोग काफी गरीब और अशिक्षित हैं, जिसके कारण उनको बहलाया फुसलाया जाता है। वे गांव के भोले भाले जनता होती है जिनको बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। उसके बाद नक्सलवादियों ने उनको शिक्षा और जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती है उनसे उन्हें दूर कर रखा है और इसी बात को लेकर के वे उन भोले भाले जनता को सरकार के विरुद्ध बरगलाते हैं। इसलिए वहाँ पे सड़क, स्कूल ये कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने देते। हाँ, वे इसलिए उपलब्ध नहीं होने देते क्योंकि सड़क यदि उपलब्ध हो जाएगा, शिक्षा का यदि और स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं यदि वो उनको उपलब्ध हो जाएंगी तो सरकार के पक्ष में ज्यादा हो सकते हैं। वो इन्हीं को ये सारी जो ये मूलभूत सुविधा होती है इसको कट ऑफ करते हैं जनता से और जनता को अंधेरे अशिक्षा में रखते हैं जिससे उनको बरगलाया जा सकता है आसानी से। जी, जी। तो अब भी देखा गया है कि अभी नक्सलाइट धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। आप जितने टाइम रहे उस समय नक्सलाइट बिल्कुल चरम पर था? नक्सलवाद काफी सालों से उसमें सक्रिय है और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चरम पर था या नहीं, लेकिन हाँ वो अपने ताकतवर काफी उस क्षेत्र में था, लेकिन अभी काफी फोर्सेस ने पुलिस बलों के साथ मिलकर के काफी कैंप स्थापना कर दिए उसके बाद और अभी काफी कंट्रोल में सिचुएशन है और उम्मीद है कि मार्च जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि मार्च 2024 तक नक्सलवाद का उन्मूलन किया जा सकता है। उसमें मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये फोर्स सीआरपीएफ और अन्य पुलिस बल मिलकर के जरूर इसको पूरा कर लेंगे। मतलब नक्सलवाद अगर खत्म हुआ है तो उसका एक मेन कारण वहाँ की जो मूलभूत समस्याओं से दूर रहना बताया गया है। विकास नक्सलवाद का तो अंत उसके द्वारा होना ही है, मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना। मूलभूत सुविधाएं केवल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नहीं है, किसी भी आम जनता को एक गौरवमयी जीवन जीने के लिए या विकास के लिए वे मूलभूत सुविधा जरूरी हैं और उसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड रहा हो। नहीं तो ये मतलब नक्सलवाद को खत्म करने में और नक्सलवाद का जो उन्मूलन करने में सीआरपीएफ की एक अहम भूमिका मानी जाती है और देखा गया कि सालों से हम सुनते आ रहे, देखते आ रहे, पढ़ते आ रहे कि नक्सलाइट क्षेत्र में सीआरपीएफ जूझती है, लड़ती है और लोगों को सही राह पर लेके आती है। सीआरपीएफ इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जरूर है, लेकिन मुझे लगता है मैं पिछले 15 सालों से इस बल को मैं हूँ और इस बल ने मुझे काफी योगदान दिया है। इसका इतिहास सुनहरा रहा हुआ है, चाहे वो पंजाब में आतंकवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद है, चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए जाने वाले चुनाव हैं या छत्तीसगढ़ या नक्सलाइट क्षेत्र जो कि उड़ीसा, बंगाल और कई राज्यों में फैला हुआ था ये लाल आतंक के नाम से, लेकिन इसको पूरी तरह से कहीं न कहीं नियंत्रित करने में या इसको हटाने में सीआरपीएफ का मैं मानता हूं कि काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा हुआ है और सीआरपीएफ अन्य सभी में विकास और शांति में हमेशा साथ देती है। सीआरपीएफ का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा हुआ है।
तो सर सीआरपीएफ में आने के बाद एक अपने नक्सलाइट वाला मूवमेंट किया, उसके बाद नीमच में रहे, और अब क्या लगता है कि आगे क्या संदेश देंगे कि सीआरपीएफ के लिए नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली है, यहाँ पर सीआरपीएफ से पहले ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था और यहीं से ही सीआरपीएफ की शुरुआत रही, तो क्या अनुभव लगता है और क्या संदेश देंगे? सीआरपीएफ, जैसा कि नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली, सीआरपीएफ की शुरुआत यहाँ से हुई थी और मैं मानता हूँ कि सीआरपीएफ का प्रत्येक जवान या अधिकारी नीमच में अपनी सेवाएं दे करके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि सीआरपीएफ का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ से नए नए जवानों को गढ़ा जाता है, सीआरपीएफ की सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। तो मैं भी सीआरपीएफ के सीटीसी इसमें अपने आप को पदस्थ मान करके काफी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बधाई कि आपने नीमच पे आए और नीमच का भी, हमारा नीमच के शहर का नाम भी रोशन हुआ है। और जो शौर्य चक्र है ये अद्भुत और पराक्रम के लिए दिया जाता है। आपने सीआरपीएफ में रहकर इतना बड़ा मूवमेंट में आपने हिस्सा लिया, उसके लिए सीआरपीएफ भी गौरवान्वित है और साथ ही हमारा नीमच शहर भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एसआईआर 2026 के तहत उत्कृष्ट एवं समयबद्ध कार्य करने पर सम्मानित किया गया। देश और प्रदेश में रविवार को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में नीमच जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। एसआईआर 2026 के अंतर्गत समयबद्ध और सराहनीय कार्य करने पर नीमच जिले को महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान नीमच जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु चंद्रा को उनकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी नेतृत्व और मतदाता जागरूकता अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मार्गदर्शन में जिले में मतदाता सूची सुधार, नागरिक सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए प्रभावी प्रयास किए गए, जिन्हें राज्य स्तर पर सराहा गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन, मनोज श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। नीमच जिले के लिए यह सम्मान प्रशासनिक उत्कृष्टता और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नीमच आए लायंस क्लब के गवर्नर राम कुमार गर्ग ने स्थानीय क्लब के सदस्यों से मुलाकात कर नेत्रदान और देहदान सेवा में उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। आज लायंस क्लब के गवर्नर राजकुमार गर्ग नीमच पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लायंस क्लब के सदस्यों के साथ बैठक की और क्लब द्वारा नेत्रदान एवं देहदान सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। गवर्नर गर्ग ने कहा कि लायंस क्लब समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और विशेष रूप से नेत्रदान एवं देहदान जैसे मानवता आधारित पहलों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने स्थानीय सदस्यों को अपने सेवा कार्य को और बढ़ाने और जागरूकता अभियान को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर लायंस क्लब नीमच के अध्यक्ष सुनील शर्मा, वरिष्ठ सदस्य गुरमुख छाबड़ा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने गवर्नर का गर्मजोशी से स्वागत किया और भविष्य में सामाजिक सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। आज लायंस क्लब नीमच के अध्यक्ष सुनील जी शर्मा ने मुझे गवर्नर के रूप में ऑफिशियल विजिट के लिए आमंत्रित किया और लायंस क्लब नीमच हमारे प्रांत का एक ऐसा सेवाभावी क्लब है जिसने पूरे नेत्रदान के क्षेत्र में, देहदान के क्षेत्र में जबरदस्त अलग जगह रखी है। हमारा जो प्रांत है राजस्थान, आधा राजस्थान और एमपी का कुछ पार्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें करीब 150 क्लब हमारे कार्यरत है। उसमें नीमच लगभग 60 वर्ष पुराना और सबसे ज़्यादा सेवाभावी, जिसमें फेलोशिप और जबरदस्त कार्य होते हैं, उसमें आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आने का और बहुत ही अच्छा आनंद व्यतीत हुआ, बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि ये लगातार सक्रियता से सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है। मैं बधाई देता हूँ सभी लायंस साथियों को, नीमच के साथियों को।
पहले नेत्रदान में अग्रणी था, अब देह दान को लेकर भी लायंस क्लब अग्रणी होता है। जागरूकता के लिए हाँ, देह दान के लिए एक बहुत जबरदस्त कार्य नीमच में हुआ है। और मैं एक और बताना चाहूंगा कि नीमच को देखते हुए आसपास के जो और क्षेत्र हैं, जैसे हमारे निमाड़ा एक क्लब है, वो भी इस कार्य में आगे बढ़ने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। वहाँ थोड़ी संख्या कम है, लेकिन इसको इस यहाँ से प्रेरणा लेके हमारे पूरे प्रांत में इसकी एक अलग जगह है नीमच के माध्यम से। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके और बहुत अच्छा लग रहा है। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला पंचायत में मतदाता जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला पंचायत में भव्य एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम मेरा भारत मेरा वोट, भारतीय लोकतंत्र की धड़कन भारतीय नागरिक रही। इस अवसर पर एडीएम बीएस कलेश, एसडीएम संजीव साहू, डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे, पराग जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके पश्चात उपस्थित नागरिकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई, ताकि लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के दौरान जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रेष्ठ बीएलओ को भी उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने मतदान के महत्व, नागरिक कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से निष्पक्ष एवं जागरूक मतदान की अपील की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना रहा। आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में हो रहा है पूरे देश भर में, और उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पे नीमच जिले में भी कार्यक्रम आयोजित किया है। मतदाता दिवस का राष्ट्रीय पर्व आयोजन करने के पीछे ये मंशा है निर्वाचन आयोग की कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में जुड़ना चाहिए और जब भी चुनाव हो निष्पक्ष रूप से सभी को निर्भीक होकर मतदान करना चाहिए और अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसी भावना को प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। सर कार्यक्रम सम्मान वगैरह अभी हमारे जो निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण का काम चल रहा है, उसमें बहुत सारे बीएलओ ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। इसके अलावा बीएलओ सुपरवाइजरों ने भी उत्कृष्ट काम किया, तो उनको हमने सम्मानित। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच सिटी के शाहबुद्दीन बाबा दरगाह क्षेत्र में बच्चों के झगड़े के बाद दो पक्षों में विवाद हिंसक रूप ले लिया, जिनमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। नीमच सिटी के शाहबुद्दीन बाबा दरगाह क्षेत्र में 24 जनवरी देर शाम दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बच्चों के आपसी विवाद के बाद गाली गलौज हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई है। एक पक्ष के अनवर खान पिता अख्तर खान ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस और उनके परिजनों ने धारदार हथियार तथा लाठी डंडों से उन पर हमला किया। साथ ही उनके घर पर आकर तोड़फोड़ भी की गई, जिसका वीडियो होने का दावा किया गया। वहीं दूसरे पक्ष के मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि अनवर ने उन पर जानलेवा हमला किया। घटना के बाद दोनों पक्षों के घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष की एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। बताया किस बात को लेकर बात विवाद हुआ, क्या है? मैं शाहबुद्दीन बाबा दरगाह रहता हूँ और दरगाह की वहाँ मस्जिद संभालता हूँ, खिदमत करता हूँ। मेरा घर वहीं पर है। मेरे पास में जो यूनुस कुरैशी है,
उसके घर वालों से मेरे घर वाले की कुछ कहा सुनी बच्चों के मामले में कल हुई थी, तो उस बात कल खत्म हो गई थी। लेकिन इसने किसी से कहा कि मैं तेरे इसके बच्चे को जहर दूंगा मेरे बच्चों के लिए और औरत को जहर दूंगा। तो मैंने उसके फादर को फोन लगाया, भूरा मुंशी जी को, हाजी साहब को, कि यार तुम्हारे लड़के ने ऐसा बोला है कि यार मेरे बच्चों को जहर देने की बात कर रहा है औरत। तो मैंने कहा उससे बोल देना ऐसा नहीं बोले। तो बस ये बात थी। मैं बाद में घर आया, उसके बाद में तो मेरे से कहने लग गया कि मैं तेरे को ढूंढ रहा था और तूने काय के लिए बोला। और बस ऐसे करते करते और मेरा गला पकड़ लिया और मेरे को धुमा जब्ती करने लग गई। और इनके पास में कुछ प्रोग्राम था इनका घर का, तो इनके और दूसरे रिश्तेदारों ने भी आकर के मेरे को लातों घूंसों से, लट्ठों से, ईंटों से मारा। मेरे को अकेला था घर पे, मेरी खाली बीवी थी और मेरी एक बहन बचाव करने आई थी, बस यही। और उसका यूनुस कुरैशी, उसका लड़का एक आयान कुरैशी और एक पीछे रहता आयान उर्फ पर्रू बोलते हैं उसको। इस बात को लेकर थाने में शिकायत किया? मैं अभी रिपोर्ट करवा के आया हूँ, आवेदन दिया है, मेडिकल कराने आया हूँ। मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा, मेरा छाती में दर्द होने लग गया, मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। ठीक है आपका? तो अनवर खान मेरा नाम, शाहुद्दीन बाबा दरगाह। हाँ जी, बताइए किस बात को लेकर वाद विवाद हुआ, क्या है? ये शाहुद्दीन बाबा की दरगाह के यहाँ पे अनवर करके रहता है एक व्यक्ति और उसका जीजा जाहिद है। क्या इन लोगों का आए दिन इतना आतंक है कि वहाँ पे जुआ सट्टा चलाते हैं। उसका विरोध करने पे इन्होंने पहले भी मेरे साथ मारपीट करी और कल एक छोटी सी बात को, बच्चों की बात को लेके आज इन्होंने 7-8 जने पे मेरे पे हमला करा। क्या इसमें लड़, चाकू, धारी ये सब थे, ये 7-8 जने थे क्या, और मेरे साथ बहुत मारपीट करी। और ये माफिया है, बुक्की है, सट्टा जुआ चलता, बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है क्या। और ये धमकी देता बहुत ज़्यादा लोगों को, हमारे को, मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। बोले तेरे घर में आग लगा दूंगा मैं, तेरे जितने भी सबको बुला ले क्या। हाँ इतनी ये धमकी देता है, इसका इतना आतंक है सर। स्थानीय थाने पर इस बात को लेकर शिकायत दर्ज कराई? जी हाँ, रिपोर्ट करी नीमच सिटी थाने में। वहाँ से रिपोर्ट करा के फिर मेरे को यहाँ अस्पताल मेडिकल वगैरह कराया और मेरी तबीयत, मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सवार कैसे? चक्कू मारा मेरे सर पे, तो चक्कू से क्या, चक्कू जो लगा मेरे सर पे वो चक्कू से लगा बिल्कुल क्या। वो तो मेरे पेट पे मारते और मैं कीचड़ में भी गिरा, मेरे को कीचड़ में लेटा के उन्होंने मारा। नीमच गांधी भवन पर आज सेवा दल का पारंपरिक झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर में रैली और चौराहे पर उद्बोधन देने की योजनाएं भी शामिल रही। नीमच गांधी भवन पर आज सेवा दल का पारंपरिक झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर में रैली और चौराहे पर उद्बोधन देने की योजना भी शामिल रही। आज गांधी भवन पर सेवा दल का पारंपरिक झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर महीने के आखिरी रविवार को यह कार्यक्रम नियमित रूप से किया जाता है और आज भी इसे उसी परंपरा के तहत संपन्न किया गया। इस बार कार्यक्रम में इससे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शहर में रैली निकालने और चौराहों पर उद्बोधन देने की योजनाएं बनाई गई। कार्यक्रम में गजेंद्र यादव, मोनू लोक्स और जावेद दुरानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने इस सामाजिक सेवा पहल का समर्थन किया। सेवा दल द्वारा जो 2000 का कार्यक्रम किया गया है, ये महीने की आखिरी संडे को होता है, हर पूरे राष्ट्र में होता है इसी प्रकार से। तो हमेशा की तरह आज भी किया गया और अब इसको थोड़ा रूप इसका बढ़ा रहे हैं, इसका आकार थोड़ा बड़ा करने, क्योंकि अभी हमारी संभागवार मीटिंग पूरी हो चुकी है। अब जिलेवार मीटिंग रखेंगे, उसमें भी इसका प्रस्ताव को जो रखेंगे इसको नए तरीके से करा जाएगा। जैसे कभी शहर में रैली निकालेंगे या बीच चौराहे पे उद्बोधन देंगे, कुछ इस तरीके से कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका नाम? गजेंद्र यादव, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।